नमस्कार, आप देख रहे हैं 5 की बात और मैं हूं नगमा। कोरोना से न सिर्फ लोगों को परेशानी हुई है स्वास्थ्य के मामले में, बल्कि अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से धक्का लगा है और कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें खास तौर पे बहुत नुकसान हुआ है। तो जो अर्थव्यवस्था कोविड से पीड़ित है, उसमें खास करके जो प्रभावित सेक्टर हैं, उनके लिए वित्त मंत्री ने आज लोन गारंटी स्कीम की घोषणा की है। सरकार ने कुल 1.1 लाख करोड़ की लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया है, जिसमें 50,000 करोड़ हेल्थ सेक्टर के लिए दिया जा रहा है। अन्य सेक्टर के लिए 60,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। तो स्वास्थ्य सेक्टर जो है उसके लिए लोन पर 7.95% सालाना से ज्यादा ब्याज नहीं होगा। दूसरे सेक्टर्स के लिए ब्याज 8.25% से ज्यादा नहीं। स्वास्थ्य के लिए 7.95 और दूसरे के लिए 8.25, लेकिन इससे ज्यादा नहीं। छोटे कारोबारी जो हैं, जैसे इंडिविजुअल NBFC, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट से 1.25 लाख तक का लोन ले सकेंगे। लाइसेंस टूरिस्ट गाइड को 1 लाख रुपए और टूरिस्ट एजेंसी को 10 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा। पहले 5 लाख विदेशी टूरिस्ट वीजा मुफ्त जारी किए जाएंगे। स्कीम 31 मार्च 2022 तक जारी रहेगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए है। किसानों को 14,775 करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की अवधि बढ़ी है। इस स्कीम के तहत सरकार 15,000 से कम वेतन वाले कर्मचारियों और कंपनियों के PF का भुगतान करती है। स्वास्थ्य चिकित्सा की जब बात करते हैं तो इसका बहुत बड़ा महत्व है। इस सेक्टर के लिए कुल मिलाकर देखा जाए तो कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए, सेक्टर्स के लिए 1,01,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना लेकर आए हैं। और हेल्थ सेक्टर जो है, विशेष तौर पर इस पर बल दिया गया, 50,000 करोड़ रुपए इसके लिए रखा गया है। और प्रमुखता से उन क्षेत्रों के लिए जहां पर स्वास्थ्य की सुविधाएं उस स्तर पर नहीं पहुंच पाई थी, अनडिजर्व्ड एरियाज जो थे, उनको मद्देनजर, उनको ध्यान में रखकर उस उद्देश्य के साथ कि चिकित्सा के आधारभूत ढांचे के विस्तारीकरण के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जाएगा। और इसमें जो गारंटी कवर है वो उन प्रोजेक्ट्स के लिए जिसका विस्तारीकरण हो रहा है, उनके लिए भी, जो नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए भी लेकर आए हैं, जिसमें स्वास्थ्य और चिकित्सा के आधारभूत ढांचे को बल मिलेगा। लेकिन ये 8 महानगरों के अलावा जितने क्षेत्र हैं उसके लिए दिया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए जैसे ही वीजा की अनुमति मिलनी शुरू होगी, पर्यटन क्षेत्र को लाभ मिले, उसमें पहले 5 लाख जो टूरिस्ट हिंदुस्तान आएंगे, या वो छुट्टी मनाने आ सकते हैं, व्यवसाय करने आ सकते हैं, जिस दृष्टि से भी उनको आना होगा, पहले 5 लाख टूरिस्ट जो हिंदुस्तान के अंदर आएंगे उनको वीजा शुल्क नहीं देना पड़ेगा। और ये स्कीम 31 मार्च 2022 तक रहेगी, या पहले 5 लाख जब वीजा मिल जाएंगे उसके बाद इसको बंद कर दिया जाएगा, या 31 मार्च 2022 तक इसको जारी रखा जाएगा। इसका कुल वित्तीय जो प्रभाव होगा वो लगभग 100 करोड़। तो हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हिमांशु शेखर। हिमांशु, 3 अहम इसमें क्षेत्रों के बारे में बात हुई है। हेल्थ सेक्टर, जिस पर सबसे ज्यादा फोकस है, पर्यटन क्षेत्र जिसको बढ़ावा देने की कोशिश की जा रही है, और किसानों की बात है। स्वास्थ्य क्षेत्र जो है वहां पर सबसे ज्यादा 50,000 करोड़ दिए गए हैं, और उनकी वहां पर जो लोन दिया जा रहा है उस पर भी ब्याज दर कम रखी गई है, 7.95%। तो कुछ जानकारी की स्वास्थ्य सेक्टर में किस तरह की ये जो लोन भी मिल रहा है और जो फोकस इतने बजट उसमें एलोकेशन है, जो उससे किस तरह का फायदा हेल्थ सेक्टर को पहुंच रहा है, और क्या एरियाज हैं फोकस के? इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना होगा, जिस तरह से लचर दिखाई दी स्वास्थ्य व्यवस्था कोरोना के दौरान। देखिए, निश्चित तौर पर जो लोन गारंटी स्कीम का ऐलान किया गया 1,10,000 करोड़, उसमें से 50,000 करोड़ सिर्फ हेल्थ सेक्टर को दिया गया है। और इसमें फोकस ये है कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में
जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, विशेषकर प्राइवेट सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट प्लेयर्स हैं हेल्थ सेक्टर में, उनके पास आसान शर्तों में ज़्यादा क्रेडिट मुहैया कराया जा सके, जिससे कि जिस नए निवेश की ज़रूरत है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए, नए आईसीयू बेड्स बनाने के लिए, साथ ही जो दूसरी बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं कोविड के इलाज से जुड़ी, उसको और बड़े स्तर पर उनका विस्तार हो सके, इसके लिए आसान शर्तों पर उन्हें क्रेडिट मुहैया कराया जाए। जो हेल्थ सेक्टर के स्टेक होल्डर्स हैं, उद्यमी हैं, इन्वेस्टर्स हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, उनको आसान शर्तों पर क्रेडिट मिले, ये पहला फोकस है। देखिए, मुख्य तौर पर दो तरह की मांगे भारत सरकार के सामने थी। पहला, छोटे और बड़े लघु उद्योगों की तरफ से ये मांग की गई थी कि एक फिस्कल स्टिमुलस पैकेज इंडस्ट्री को मिलना चाहिए, और दूसरी मांग ये थी कि दूसरी कोरोना लहर के दौरान एक बार फिर अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी है, डिमांड घटी है, और ऐसे में जो उद्यमी हैं, जो छोटे और बड़े उद्योग चलाते हैं, उनके लिए एक बार फिर से बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है। लॉकडाउन लगाया गया था अप्रैल मई में, उसका भी बहुत बुरा असर पड़ा है बिजनेस ऑपरेशंस पे। सप्लाई लाइन की जो नेटवर्क्स थी वो फिर से कमजोर हुई हैं, और वो ये मांग कर रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक मांग तो मान ली है कि क्रेडिट गारंटी स्कीम के जरिए दो बड़ी क्रेडिट गारंटी स्कीम का ऐलान किया है। 1,10,000 करोड़ लोन गारंटी की स्कीम उन्होंने ऐलान की है, और दूसरा जो क्रेडिट गारंटी लाइन स्कीम अभी चल रही थी उसको 1.5 लाख करोड़ और बढ़ाया है। लेकिन साथ ही जो दूसरी बड़ी मांग थी फिस्कल स्टिमुलस पैकेज की, इस पर अभी तक वित्त मंत्री ने साफ नहीं किया है कि सरकार आने वाले दिनों में क्या कोई एक नया फिस्कल स्टिमुलस पैकेज भी लाने वाली है। नगमा, जो फार्मर्स को सब्सिडी दी गई है वो इस कृषि क्षेत्र की मांग को पूरी करती हुई नजर आ रही है। 14,775 करोड़ की अतिरिक्त सब्सिडी दी गई है किसानों को। जी, निश्चित तौर पर देखिए, जो फर्टिलाइजर सब्सिडी जो सरकार ने 2020-21 में दिया था, उसमें ये बढ़ोतरी है 2021-22 के लिए, और चाहे वो डीएपी फर्टिलाइजर्स हों या दूसरे तरह के जो खाद्य सामग्रियां हैं। आपको नहीं भूलना चाहिए कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्रीकल्चरल सीजन अभी शुरू होने वाला है। मॉनसून शुरू आ चुका है देश में, और ऐसे में किसानों को इस वक्त सबसे ज्यादा खाद की जरूरत पड़ती है, और इसलिए सरकार को ये लगता है कि मौजूदा कोरोना संक्रमण के इस दौर में कृषि क्षेत्र जो है उसमें अगर किसानों को ज्यादा आसान शर्तों पर खाद्य मुहैया कराई जाती है तो इससे फूड प्रोडक्शन बेहतर होगा, और उससे फूड सिक्योरिटी को जो एक चुनौती रहती है महामारी के इस दौर में, उससे भी निपटने में मदद मिलेगी। नगमा, धन्यवाद हिमांशु। किसानों को मदद देने की कोशिश की जा रही है, इसके अलावा जो हेल्थ सेक्टर है वहां पर व्यवस्था बेहतर करने की कोशिश है इन पैकेजेस के जरिए। और अब बात राजनीति की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने 2022 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान तो किया ही, कहा कि ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के साथ गठबंधन की जो तमाम बातें उड़ी वो बेबुनियाद है। साथ ही यूपी में जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव बीएसपी ने नहीं लड़ने का फैसला किया है, और इस पर मायावती ने कहा है कि उन्होंने पार्टी के लोगों को निर्देश दिया है कि वो अपना समय और ताकत इस चुनाव में लगाने की बजाय पार्टी संगठन को मजबूत करने और अपना जनाधार बढ़ाने में लगाएं, ताकि वो आने वाले चुनावों में, विधानसभा चुनावों में बेहतर कर सकें। मायावती ने कहा है कि बीजेपी के तौर तरीके सपा की तरह ही हैं, इसलिए हम 95 में सपा से अलग हुए थे। उन्होंने कहा कि कहना गलत है कि बीएसपी विधानसभा चुनावों को लेकर गंभीर नहीं। विरोधी पार्टियां बीएसपी के खिलाफ अफवाह फैलाने में जुटी हुई हैं। अगले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की ही सरकार बनेगी, मायावती कह रही हैं। कुछ इसी तरह का दावा अखिलेश यादव ने भी किया है। इस चुनाव में दोहरा रही है। हमारी पार्टी ने यूपी में ये जिला पंचायत का चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया है कि यदि हमें ऐसा लगता कि ये चुनाव निष्पक्ष होने वाला है तो फिर हमारी पार्टी ये चुनाव जरूर लड़ती है। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रदेश की जनता यहाँ लोकतंत्र को बचाने के लिए मेरी इन सब बातों को जरूर गंभीरता से लेगी, और यहाँ इस बार आगामी होने वाले विधानसभा चुनाव में बीएसपी की जरूर सरकार बनाएगी, क्योंकि विरोधी पार्टियां एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत खासकर मीडिया के जरिए अभी से ही ये एक अफवाह फैलाने में लग गई है। बीएसपी इस चुनाव की तैयारी के लिए जितनी सक्रिय होनी चाहिए उतनी नजर नहीं आ रही है।
ताकि पार्टी के लोगों का अभी से ही इस चुनाव में उत्साह कम हो जाए। मीडिया को भी बीएसपी को कम नहीं आंकना चाहिए, जिसको अपने देश में यहाँ लोकतंत्र का मजबूत स्तंभ भी माना जाता है। और बीएसपी का एआईएमआईएम के साथ जाने की जो खबरें थी उसका खंडन मायावती ने तो किया ही है। असदुद्दीन ओवैसी ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और ये भी कहा है कि पार्टी उत्तर प्रदेश में 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। उन्होंने ये भी साफ किया कि वो किसके साथ हैं और वो किसके साथ नहीं जा रहे हैं। हमारा तो अभी तक हम तो राजभर साहब के साथ हैं भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत, और हमारे पार्टी के यूपी के प्रेसिडेंट ने इस बात का ऐलान भी किया कि हम एमआईएम पार्टी आने वाले 2022 के असेंबली चुनाव में हम 100 असेंबली सीट पर इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। हर पार्टी को इख्तियार है कि वो फैसला ले अपनी पार्टी की अच्छाई के लिए, मगर हमारा तो क्या हमारे पार्टी के जिम्मेदार ने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत की या किसी दूसरे पार्टी के एमपी से बातचीत की? कुछ बातचीत ही नहीं की हमने। जो पार्टी अपना फैसला ले सकती है वो अपना फैसला, हम भी अपना फैसला लेंगे। आपकी तरफ से कोई इस तरह का प्रयास नहीं किया गया माजी में? कुछ भी नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। अगर कुछ होता तो हम ऑफिशियली बता देते आपको। कुछ बातचीत ही नहीं हुई किसी से, तो कैसा बोलेंगे? तो मायावती जी के बयान पे क्या कहना है आपको? नहीं, वो उनकी पार्टी, वो उनका फैसला करे, हम अपनी पार्टी का हम अपना फैसला करेंगे। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन पर हुए ड्रोन हमले के बाद बीती रात जम्मू के कालूचक मिलिट्री स्टेशन के पास भी 2 ड्रोन दिखाई दिए और ड्रोन कल रात में नजर आए हैं। पहला ड्रोन रात 12:15 बजे और दूसरा सुबह करीब 2:45 बजे दिखा। सेना के फायर करने के बाद ये ड्रोन वापस लौटे। इस मामले की जांच में जुटी हुई है सेना। इससे पहले कल जम्मू एयरपोर्ट के तकनीकी इलाके में ड्रोन के जरिए विस्फोटक से लदे ड्रोन से हमला किया गया है, जिसमें हमले में शक की सुई पाकिस्तान से जुड़े संगठनों पर जा रही है। एयरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन हमले के 24 घंटों के अंदर 2 और ड्रोन हमलों की तैयारी हुई थी, लेकिन आर्मी का कहना है कि उन्होंने उस हमले को नाकाम बनाया है। कल रात को उन्होंने 2 ड्रोन यहाँ स्पॉट किए, यहाँ कालूचक मिलिट्री फैसिलिटी के पास, और उसके साथ एक मिलिट्री फैसिलिटी है वहाँ भी तो फायरिंग हुई गई, लेकिन ड्रोन भाग जाने में वो भाग गए और चले गए। यहाँ से उनको गिरा भी नहीं सके, लेकिन वो वहाँ से भागने में कामयाब हुए और लेकिन कोई हमला नहीं कर सके। तो क्या इसमें पूरी जो सुरक्षा की व्यवस्था है उसको तब्दील किया गया है? क्या इससे जो सुरक्षा का जो डर है, जो परेशानियाँ थी उससे ज़्यादा बढ़ गई हैं? हमारी सूत्र जो कहते हैं कि कल से जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी हैं, फॉरेंसिक एक्सपर्ट से अब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के भी जो कमांडर्स हैं वो भी इसमें शामिल हो गई, ताकि पूरी परिस्थिति का कैसा जायजा लिया और इसको कैसे निपटा जाए। ड्रोन्स का एक ही इलाज है, अगर इनकी फ्रीक्वेंसी जान की जाए, ताकि उनको, क्योंकि इनका जो कम्युनिकेशन है वो जो ग्राउंड स्टेशन से होता है उसको कैसे रोका जाए। उसके लिए क्या ये मालूम नहीं क्या भारत के पास ये टेक्नोलॉजी है या नहीं, लेकिन इस पर ज़रूर काम हो रहा है जो हमारे सूत्र कह रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ये 2 हमले हुए 24 घंटों के अंदर, दूसरे 2 और हमलों की तैयारी उसको जो आर्मी ने नाकाम बनाया है, उससे लग रहा है कि जो एक बड़ा कोऑर्डिनेटेड अटैक था। जो सूत्र यहाँ सुरक्षा फोर्सेस में है वो ये कहते हैं कि जाहिर सी बात है दोनों जो इंसिडेंट है, चाहे वो एयरफोर्स पे अटैक हो या यहाँ जो कालूचक मिलिट्री फैसिलिटी के जो तैयारी थी कर रहे थे, कोशिश थी अटैक करने की, ड्रोन अटैक थी, ये सारे लग रहा है कि पाकिस्तान से आए हैं। क्योंकि जिस तरह से ड्रोन ये 14-15 किलोमीटर का फासला है जो इंटरनेशनल बॉर्डर तक, तो वहाँ से लग रहा है अगर ऐसा है तो इसका मतलब है वहाँ से एस्केलेशन और प्रोवोकेशन हो रही है। ये तब हो रही है जब यहाँ सीज़फायर भी है सरहदों पे, जब प्रधानमंत्री ने कश्मीरी नेताओं के साथ बातचीत भी शुरू की थी, और ये भी रिपोर्ट्स हैं कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल अपने पाकिस्तानी हममनसब के साथ भी किसी तीसरे मुल्क में बात कर रहे हैं, उनसे भी बात की। तो इसमें यह सारा सब कुछ होना ने पूरे जो
सुरक्षा की जो व्यवस्था है उसको बदल दिया है। इसका कैसा रिस्पॉन्स होगा, इसमें क्या टाइम लगेगा, लेकिन इससे बहुत बड़ी एक जो चुनौती की है खड़ा सुरक्षा इस्टेब्लिशमेंट में जब ड्रोन का इस्तेमाल होगा तो कई जगह जो जितने सारी जो जगहें काफ़ी सेफ मानी जाती थी उनको अनसेफ बनाया है। ये देखना है कि अब इस ड्रोन के चैलेंज को यहाँ का सुरक्षा निज़ाम किस तरह से निपटेगा। जम्मू में ड्रोन हमले के 24 घंटे के अंदर ही आतंकियों ने कश्मीर के पुलवामा में स्पेशल पुलिस अधिकारी फयाज अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी है। पुलवामा के अवंतीपुरा में आतंकियों ने उनके घर में घुसकर गोलियां चलाई। हमले में फयाज अहमद की मौके पर ही मौत हुई और उनका परिवार, जिसमें उनकी पत्नी और बेटी शामिल हैं, उन्होंने अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना के बाद से पुलिस ने पूरे इलाके को घेर कर आतंकियों की तलाश शुरू कर दी है। एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन फ्रंट पर काम करते हैं और कोई नई बात नहीं है। जैसा कि इस एरिया में मिलिटेंट का मूवमेंट रहता है, तो रात 2 टेररिस्ट आए और हुलिया से लग रहा था कि एफटी है और उन्होंने हमारे एक एसपीओ पर अंधाधुन फायर किया। उनकी माँ बेटी को बचाने के उस पर ही फायर किया और तीनों को हॉस्पिटल ले गया गया, बाद में शहीद हो गए। हम लोग को बहुत दुख है और बहुत जल्दी इसको आइडेंटिफाई करके इसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो कुछ जानकारी मिली कि इस आउटफिट से है? ऑब्वियसली इस एरिया में जो मूवमेंट जैश मोहम्मद का है, इस लोकल एरिया में ये जैश का ही होगा। जबरन धर्म परिवर्तन और शादी के एक मामले में सिख समुदाय के लोगों ने श्रीनगर से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन किया है। मामला श्रीनगर का है। आरोप है कि लड़की को अगवा करने के बाद जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया गया और ज्यादा उम्र के शख्स से उसकी शादी भी करवाई गई। अठारह साल की लड़की के जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध हुआ। 40 साल के एक मुस्लिम युवक से इसकी शादी हुई है। लड़की ने कोर्ट में अपनी मर्जी से शादी की बात कही है। अगवा लड़की को पुलिस ने परिवार को सौंप दिया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी आज फोन करके हमसे बातचीत की और उन्होंने ये भी बताया कि वो कल से गवर्नर से टच में है और सारी मॉनिटरिंग कर रहे हैं सारे घटनाक्रम की। और उन्होंने हमें यह भी आश्वासन दिलाया कि ये बेटियां जिस तरह से अगवा की गई हैं इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। और यह भी कहा कि ये जो मसले हुए हैं इनके लिए वो तुरंत हमारा सिख डेलीगेशन जो है उसको दिल्ली में उनसे मुलाकात करेंगे और यहाँ पे हालातों की सारी जानकारी लेके और क्या क्या चीजें चाहिए हैं उनकी भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार, हाजिर हैं एनडीटीवी गूगल की खास पेशकश वैक्सीनेट इंडिया लेकर। हमारे देश में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। बहुत राहत की बात है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि कोरोना अभी गया नहीं है और उस पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो मामले हैं वो भी अब सामने आने लगे हैं। ऐसे में अगर अब नए वेरिएंट और तीसरी लहर के कहर से हमें बचना है तो वैक्सीन ही एकमात्र उपाय है। जितनी जल्दी ज्यादा से ज्यादा आबादी वैक्सीन लगवाएगी उतनी ही जल्दी हम कोरोना के खतरे को टाल सकते हैं। दिल्ली और कुछ और राज्यों में पाबंदियों में छूट और बढ़ाई जा रही है और जैसे जैसे अनलॉक होगा लोगों की भीड़ बढ़ेगी। तो क्या सावधानियां बरतें, कैसे कोरोना की रोकथाम करें, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र धमीजा, एचओडी है न्यूरोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर धमीजा, बहुत स्वागत है आपका, आपने वक्त निकाला। यही आपसे जानना चाहूंगी कि अब जिम और योग केंद्र भी खुलने जा रहे हैं। ऐसे में जब लोग कसरत करते हैं तब मास्क तो लगा नहीं सकते, तो बिना मास्क के खतरा बहुत ज्यादा है। तो फिर कोरोना की रोकथाम के लिए क्या सावधानियां बरतें जब कसरत की जा रही है? देखिए, जैसे जैसे अभी लॉकडाउन खत्म हो रहा है और नई रिस्ट्रिक्शन जो है ईज आउट हो रही हैं, तो ये आने वाले 2-3 हफ्ते बहुत ही क्रूशियल हैं, जबकि लोगों को ये
बाहर निकलने का मौका मिलेगा, चाहे वो जिम में जाएं, चाहे वो आउटडोर एक्टिविटी करें। सो जिम में सबसे पहली बात तो ये कि वेंटिलेशन बहुत एडिक्वेट होनी चाहिए, और ओपन अगर जिम्स हैं तो बहुत ही अच्छा है। और जिम में अगर वो एक्सरसाइज करते हैं तो यूजुअल प्रिकॉशंस रखें और कोशिश करें कि ऐसी जगह पे मत बैठें जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे क्राउडिंग वाले जगह है, चाहे वो जिम के अंदर हो चाहे वो जिम के बाहर हो। बिल्कुल। कई बार डॉक्टर साहब जब सार्वजनिक जगहों से घर लौटते हैं तो लोगों को अब भी ये कंफ्यूजन है कि कपड़ों का क्या करना है, क्योंकि मेट्रो, बसों या बैंकों में बैठना पड़ता है। अब जैसे कि आपने कहा कि आउटिंग के लिए बाहर जा रहे हैं, होटलों में बैठकर खाना खाकर आते हैं, तो जब वो घर लौटते हैं तो क्या कपड़े धोने की जरूरत है या नहीं है, ये भी एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, पहली लहर में हमने इस पे बहुत जो है ध्यान दिया था कि जब भी आप बाहर से लौटें अपने कपड़े बाहर उतारें और शावर लें और उसके बाद जो है अपने घर के लोगों से मिलें। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जब भी बाहर से आएं, चाहे वो रेस्टोरेंट से आएं, चाहे वो बाहर किसी कमर्शियल एक्टिविटी के बाद आएं या अपने काम से वापस लौटें, तो अपनी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, रेस्पिरेटरी हाइजीन का बहुत ध्यान रखें, कपड़े बाहर उतारें। और अभी भी हम यही कहते हैं कि अपनी हाइजीन के लिए आप कपड़े चेंज करें, शावर लें और तभी जो है अपना रूटीन एक्टिविटी शुरू करें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जबकि कोशिश करें, रेस्टोरेंट में सबसे बहुत क्रूशियल है, क्योंकि रेस्टोरेंट में पास लोग बैठते हैं, खाना खाते हैं, मास्क उतार देते हैं, तो वो एक बड़ा क्रूशियल जो जगह है, वहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस होने की जरूरत है और डिस्टेंस बना के रखें और जितना जरूरी हो उतना ही मास्क उतारें, नहीं तो मत उतारें। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब यहाँ पर पार्क भी खुल गए हैं और अब कई बार हम देख रहे हैं कि जो परिजन हैं, क्योंकि बच्चे भी काफी वक्त से बंद थे, तो वो चाहते हैं कि बच्चे भी बाहर निकले, थोड़ा एक्टिविटी उनकी शुरू हो। तो जब बच्चे पार्क में जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अभी बच्चों को ले जाना बाहर ठीक है, आपको अभी भी लगता है कि बच्चों को घर में ही रखें और जैसे पहले चल रहा था वैसे ही चले, क्योंकि अभी भी कोरोना गया नहीं है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए? बिल्कुल ठीक कहा, अभी कोरोना गया नहीं है। अभी भी हमारे यहाँ 50,000 के आसपास केसेस आ रहे हैं और ये 1000 के आसपास जो डेथ्स भी हो रही हैं। तो हमें अभी भी संभल कर चलना है। जहां तक आउटडोर एक्टिविटीज की बात है, तो हवा में वायरस नहीं है। जब आपके आसपास कोई संक्रमित व्यक्ति रहा है और वो सांस लेकर या छींक कर या खांसी करके अपने वायरस के पार्टिकल्स एरोसोल्स में या ड्रॉपलेट्स में छोड़ कर गया है, उसकी विसिनिटी में जो है वायरस रह सकता है। लेकिन ओपन एयर में अगर आप बाहर कहीं कहीं और कोई नहीं, आपके आसपास पार्क में और कोई नहीं गया है, तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। बच्चों को ग्रेडेड फॉर्म में धीरे धीरे करके बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस घर से बंद हैं बच्चे 1-1.5 साल से, तो बाहर निकलना चाहिए, लेकिन पूरी प्रिकॉशंस के साथ, एडिक्वेट डिस्टेंसिंग के साथ, डबल मास्किंग के साथ बाहर निकलें और अपनी एक्टिविटीज को रिज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी डॉक्टर साहब। यहाँ पर खासकर जो लोग होटलों में जा रहे हैं बाहर खाने, क्योंकि अब रेस्टोरेंट बार जो है वो खुल चुके हैं, तो ऐसे में खास तौर से वहाँ पर जब आप खाते हैं तब मास्क उतार देते हैं, तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। जो ओपन एरियाज हैं उनमें ज़्यादा जाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस खतरे से बच सकें। डॉक्टर धमीजा, आप हमसे जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। कोरोना और लॉकडाउन ने देश भर में छोटे और मझोले कारोबारियों को बर्बादी की कगार पर खड़ा कर दिया है। काम करने वाले हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, लेकिन मार्केट में डिमांड भी नहीं है। काफी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं, जिनकी नौकरियां बाकी हैं वहां पर भी डर का माहौल है। देखिए ये रिपोर्ट। सब बिक गया। क्या क्या बेचना पड़ा है अभी? सब तो मैडम, गाड़ी थी, झोपड़ा था, सब बिक गया। मोहम्मद शाहिद अपने छोटे भाई के साथ मुंबई के धारावी में कपड़े बनाने की एक छोटी यूनिट चलाते हैं। महामारी और लॉकडाउन के बीच उनका ये कारोबार किस तरह से चौपट हो गया, ये बताते हुए वो रुआंसे हो गए। वो अपनी यूनिट में पैंट्स और शॉर्ट्स तैयार करते हैं। एक समय 35 लोग उनके यहाँ काम करते थे। हर महीने 1.5 लाख रुपए की आमदनी थी, लेकिन पहले नोटबंदी, फिर जीएसटी और अब महामारी ने सब बर्बाद कर दिया। उन पर अब कर्ज का बोझ है और सिर्फ 2 ही लोग यूनिट में काम करते हैं, जिनमें से एक उनके पिता ही हैं। हम लोग महीने में कम से कम 1.5 लाख रुपया कमा लेते थे। अच्छा। सब बचा के। हाँ। और ऐसा टाइम हो गया कि अब उतना देना पड़ रहा है, बच रहा कुछ भी नहीं है। आपको भी मालूम है, 5 दिन का लगेगा, 10 दिन का लगेगा, 12 दिन का लगेगा, 1 महीने का लगेगा, 2 महीने का लगेगा, सब करना चालू कर दिया। इतना बड़ा सेटअप था, इतनी छोटी 15 दिन के लिए बंद है, तो ऐसे सुन के भाग तो नहीं सकते थे ना हम लोग।
सोचे 15 दिन की बात है, कारीगर को 40-40 दिन तक कारीगरों को बिठा के हम लोगों ने ये दिया है, खर्चा दिया है कि लो भाई खाओ पियो। 15 दिन की बात है, 10 दिन की बात है, 20 दिन की बात है, लेकिन ऐसा करते 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 बहुत लंबा हो गया। कुछ लोगों को अपना हिसाब छोड़ के भागना पड़ा, कुछ लोगों को इस तरीके से। फिर उन लोग ने सोचा कि घर पे भी बैठ के क्या करेंगे, फिर गांव से आते थे, फिर काम स्टार्ट करते थे, फिर वही हालत हो जाती थी। अभी तो लग रहा है कि अभी भी ऐसे ही रहेगा, तो अभी इसका रेंट देना है, उसका रेंट देना है, घर का रेंट देने का, ये काम कर रहा है, मेरे अब्बा काम कर रहा है। उनकी कपड़ा यूनिट अब बंद होने के कगार पर है। खालिद कहते हैं कि उन्हें जल्द ही कोई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। अब चाहे जब बंद हो सकता है कारखाना, तो बंद हो जाएगा तो अब दूसरी जगह जॉब ही करना पड़ेगा मैडम। शाहिद और खालिद अकेले नहीं हैं। मुंबई की आर्थिक गतिविधियों का एक केंद्र रहे धारावी के अधिकतर बिजनेस संकट में हैं, जो पहले करीब $1 अरब का कारोबार करते थे। यहाँ की गारमेंट एसोसिएशन के मुताबिक 2 लॉकडाउन के बाद अब बस कुछ ही यूनिटें चालू हैं। पूरे धारावी में 600 से 700 कारखाने टोटल थे, जिसमें से ये 2 बार जो लॉकडाउन हुआ इसके कारण 65% कारखाने लगभग बंद हो चुके हैं। 35% जो ऑपरेशनल हैं वो भी लगभग, अगर इसी तरह से थर्ड वेव की जो बात की जा रही है, अगर वो थर्ड वेव डिक्लेयर हो जाता है या उसके डर से लोग काफी अभी भी उसको क्लोजअप की तरफ जा रहे हैं, बंद करना चाहते हैं कि काम नहीं है, तो वो 35% भी लगभग अगर बंद हो जाएंगे तो यहाँ की हालत काफी खराब हो सकती है। वसीम अंसारी धारावी की अपनी यूनिट में जीन्स और ट्रैक पैंट्स बनाते थे। उन्होंने हमें अपनी फैक्ट्री दिखाई। इसे बनाने में उन्हें 7 साल लगे, लेकिन महामारी के एक ही साल में ये बंद हो गई। कुछ समय पहले तक 17 कारीगर उनके साथ काम करते थे, लेकिन लॉकडाउन में वसीम खुद अपने लिए ही काम खोज रहे हैं। आगे का क्या सोचे हैं, हमारा बैंक का भी है, कर्जा बहुत ज़्यादा है हमारा। अभी कोशिश तो कर रहे हैं कारखाना चालू करने के लिए, लेकिन खर्चे के लिए तो लास्ट में हमको नौकरी करना पड़ेगा। जो हम पहले नौकरी पे रखते थे सबको, अभी वो हमारा सिचुएशन हो गया, हमको खुद करना है। न सिर्फ धारावी बल्कि पूरे देश में ही लघु और मझोले उद्योग संकट में हैं। पिछले महीने लोकल सर्किल्स के एक सर्वे के मुताबिक 59% स्टार्टअप और लघु मझोले उद्योग या तो बंद होने के कगार पर हैं, या उनका कारोबार काफी घट गया है, या फिर उन्हें बेचने की नौबत आ गई है। छोटे कारोबारों को समर्थन के मुद्दे पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि वो जो कर सकती थी उसने किया, और हमें महामारी के दौरान छोटे उद्योगों के लिए केंद्र सरकार की लोन स्कीम की पड़ताल करनी चाहिए। केंद्र सरकार तो 4 लाख करोड़ का ऐलान कर चुकी है जमीन पे। लोन है सर, तो अभी कर्ज दो और कर्ज लो, वो उनका कार्यक्रम है। राज्य सरकार के बजट के अनुरूप जितना भी संभवता है उन सभी लोगों के लिए हमने योजना बनाई। हमने रिक्शा चालकों को कुछ मदद किया जाए, हॉकर्स को किया जाए, और बेरोजगारी दूर करने के लिए जो ऑन जॉब ट्रेनिंग वाली स्कीम है, 1 लाख का टारगेट है इस साल का, अगले साल से 2 लाख का टारगेट करेंगे। तो जो बेरोजगारी दूर करने के लिए एक नया कार्यक्रम है, हमें लगता है इसका फायदा होगा। लेकिन वसीम, शाहिद और खालिद जैसे लोग जो पहले ही कर्ज ले चुके हैं, जिसे चुकाना उनके लिए मुश्किल हो गया है, उनके लिए एक और लोन लेना समस्या का हल नहीं हो सकता। जो लोन बीच में दिया गया है कोविड के नाम पे, ये उतना फायदेमंद मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसके जो इंटरेस्ट हैं बीच बीच में हमें भरना पड़ता है। हमें 1 साल के लिए उसको मोरेटोरियम पीरियड के हिसाब से नई पेमेंट करना था, रीपेमेंट नहीं होना था, बट जून मंथ से अभी रीपेमेंट शुरू हो गया है। और जो लोग पहले से सीसी अकाउंट यूज कर रहे थे, वो भी मोरेटोरियम के फौरन बाद उसको 3 किस्त बना दी गई थी, और वो 3 किस्त भरने में बहुत सारे अकाउंट एनपीए की तरफ चले गए। 3 महीने का एक साथ भरने के लिए लोग उस लायक नहीं थे, और बहुत सारे अकाउंट उसमें भी खराब होना शुरू हो गए। मुंबई के धारावी से मरियम अलवी की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देश में टीकाकरण में तेजी के साथ ही सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती कोविड नियमों का पालन कराना भी है। नोएडा सेक्टर 30 के जिला अस्पताल में टीका लगवाने के लिए सैकड़ों लोग सुबह से इकट्ठा हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का किसी को कोई ख्याल नहीं है। जबरदस्त गर्मी में लोग अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। हम इस समय नोएडा के सेक्टर 30 में स्थित ज़िला अस्पताल में मौजूद हैं। यहाँ का जो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है, यहाँ पर आज वैक्सीनेशंस लग रही हैं।
पर आप देखें सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं उनको नहीं फॉलो किया जा रहा है, जो नियम कायदे हैं उनको ताक पर यहाँ पर रख दिया गया है। भीड़ लंबी है, ज़्यादा लंबी कतारें आप यहाँ पर देख रहे हैं। लोग घंटों से धूप में खड़े हुए हैं, सुबह 9 बजे के आए हुए, 10 बजे के आए हुए लोग हैं। ये जितने लोग लाइन में लगे हुए हैं इन्होंने कोविन पे पहले से ही रजिस्ट्रेशन करवा रखा था, उसके बाद ये यहाँ पर आए हैं। कोविन पे रजिस्ट्रेशन करवाने की पूरी सुविधा यही होती है कि आपको एक स्लॉट दे दिया जाता है ताकि आप एक निर्धारित समय पर आएँ और आपको कम कतारों में खड़ा रहना पड़े। उसके बावजूद कई लोग अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर, कई लोग स्पेशली यहाँ पर आए हैं जल्दी वैक्सीन लगवाने के लिए, उसके बावजूद दिक्कतें फेस कर रहे हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कितने घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं, क्या कुछ भी यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग कोई भी यहाँ पर नियम कायदे फॉलो हो रहे हैं? नहीं मैम, सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रही है। और बात रही वेट करने की, तो सवेरे 10 बजे से आकर के वैक्सीन का वेट कर रहे हैं। अभी तक तो वैक्सीन का ही नहीं पता था कि हॉस्पिटल में वैक्सीन ही नहीं आया है अभी तक। अब आया है तो उसके बाद में आप देख ही रहे हो किस तरीके से लाइन लगी हुई है। सोशल डिस्टेंसिंग का कोई नहीं है, ये तो एक तरीके से बीमारी को गले लगाने वाली बात है बस। और आप क्या दफ्तर से छुट्टी लेकर के आज आए हुए हैं? 2.5 घंटे से खड़े हैं यहाँ पे? ऑफिस से स्पेशल छुट्टी लेकर के आए हैं कि वैक्सीन लगवाने जा रहे हैं, और नहीं लगता है तो फिर ये होगा कि आप तो रोज ही छुट्टी लेते हो, फिर उसमें ही प्रॉब्लम है। अब आए हैं तो आज ये इतना बुरा हाल है यहाँ पे। तो कतार आगे तो बढ़ रही है पर भीड़ और लाइनें सब यहाँ पर लंबी। और लोगों से जानेंगे। मैडम, आपसे जानना चाहते हैं कितने घंटों से यहाँ पर खड़ी हुई हैं आप? 1 घंटा तो हो गया, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया। 12 से 2 का स्लॉट था मेरा। और आपने कोविन पे रजिस्ट्रेशन करवाया? हाँ, सारा रजिस्ट्रेशन भी है और अभी ये आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया होगा तो ये सोचा होगा कि जल्दी हो जाएगी सारा मामला, पर अभी यहाँ पर क्या किस तरह की व्यवस्था है? अभी तो अच्छा मुझे यहाँ का व्यवस्था नहीं लग रहा है, क्योंकि कोविड के कारण इतना लोगों को डर है। फिर भी यहाँ कोई दिख नहीं रहा है, कोई ये नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है, सब बगल में ही खड़े हैं, कितने पास हैं वो देख रहे हैं। ये सब थोड़ा सा डर है। अभी तो लगेगा इसमें, मुझे लगता है 1 घंटा तो जरूर लग जाएगा हमको वैक्सीन लेने में। धन्यवाद मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो आप देख सकते हैं लोग ये डर व्यक्त कर रहे हैं कि जब सोशल डिस्टेंसिंग नहीं होगी तो जिस बीमारी से बचने के लिए वो वैक्सीन लगवाना चाह रहे हैं, कहीं उस बीमारी से ही वो बीमारी उन्हें ना पकड़ ले, क्योंकि यहाँ पर जिस तरह की भीड़ है मामला बिगड़ते हुए। फिलहाल भारत में 60 डोजेस, तकरीबन 60 लाख डोजेस पर डे लगाई जा रही हैं। इससे कहीं ज़्यादा, तकरीबन 90 लाख से ऊपर सरकार को लगानी होंगी अपना वैक्सीनेशन ड्राइव कंप्लीट करने के लिए, अगर पूरी अडल्ट आबादी को वैक्सीनेट करना है तो। पर जब इतना बड़ा टारगेट सेट हो तो नियम कायदे भी इससे बेहतर करने पड़ेंगे। सरकार को अपनी व्यवस्था इससे बेहतर सुनिश्चित करनी होगी। नोएडा सेक्टर 30 से कैमरा पर्सन मोहम्मद मुरसलिन के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और अब वो खबर जिसकी आज काफ़ी चर्चा रही, खास करके सोशल मीडिया पर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने पैतृक गांव गए और वहां पर बात करते हुए, जब वो कानपुर देहात में थे तो झीझक स्टेशन पर वहां लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति की सैलरी जो होती है वो 5 लाख होती है, जो कि सबसे ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद एक टीचर इससे भी ज़्यादा बचत कर लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति की सैलरी से 2.25 लाख तो टैक्स में चले जाते हैं। ट्रेन अगर रुक जाएगी, ट्रेन को आग लगा दी जाएगी, ट्रेन का नुकसान होगा, किसकी है? कहते हैं कि सरकार का। सरकार किसकी है? अरे जिसने टैक्स दिया है, जो टैक्स देता है। आज यदि मैं कहने को सब जानते हैं इसलिए कहना, उसमें कोई बुराई नहीं है। यदि राष्ट्रपति देश का हाईएस्ट पेड एम्प्लॉई है तो वो टैक्स भी तो देता है। हम टैक्स भी देते हैं 2.25 लाख रुपया महीना, लेकिन वो कोई कहेगा कि आपको, लेकिन जो मिलता है उसकी सब चर्चा करते हैं कि आपको तो 5 लाख मिलता है, तो उसमें से हर महीने 2.25 लाख निकल जाता है। बचा कितना? और जितना बचा उससे अधिक तो हमारे अधिकारी और उन सबको मिलता है कि जो टीचर्स बैठी हुई है ना, टीचर्स, उन सबको सबसे ज्यादा मिलता है। मैं इसकी बात का उल्लेख केवल इसलिए कि ये जो टैक्स पेड हैं, आखिर इन्हीं से विकास होना है, तो नुकसान किसका होगा? नुकसान हमारा होगा, अपना आपका होगा।